तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 की जो हिंदी की अंतराल बुक है उसका भाग 1 जो है, ठीक है, उसमें चैप्टर दिया है आवारा मसीहा दिशहारा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि इस चैप्टर का देखिए यहाँ पे सारांश मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। ये वीडियो आपका मिनिमम 15 से 20 मिनट का बनेगा, तो जब आपके पास इतना टाइम हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने ये चीज़ें लिखी हुई तो हैं, लेकिन उससे पहले कि इस चैप्टर में हम जानेंगे क्या, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं इस चैप्टर में दिया क्या जाएगा, पढ़ेंगे क्या। तो देखिए इसमें ये बताया जाएगा कि जीवन में लेखक किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है, यानी कि इस जीवनी में जो लेखक है वो एक व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। इनमें प्रायः उस व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। इस विषय में काल्पनिक ना होकर यथार्थ होता है। यानी कि ये इस चैप्टर को जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक व्यक्ति के ऊपर आवारा मसीहा दिशहारा जो चैप्टर है हमारा, उसमें उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं का वर्णन किया जाएगा, उसके व्यक्तित्व को लेकर, कृतित्व को लेकर, उसकी उपाधियों को लेकर। और ये सारी की सारी चीज़ें कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि रियलिटी है। ठीक है, और इस चैप्टर के माध्यम से जो इस चैप्टर का संदेश है वो हमें क्या बताता है, वो देखिए कि इस रचना के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति के जीवन के हर मोड़ पर, यानी कि व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करें यह आवश्यक नहीं है, किंतु विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन से उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन हो सकता है। प्रतिभा से विकास को हर चाहिए। यानी कि इस चैप्टर का संदेश ये है कि व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में अपने आप को उत्तीर्ण नहीं करना है, बल्कि किसी एक क्षेत्र में वो अपने आप को उत्कृष्ट कर ले, उत्तीर्ण कर ले और उसी क्षेत्र में खुद को प्रदर्शित करता है तो उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन हो जाता है। ठीक है, ये इस चैप्टर के माध्यम से संदेश दिया गया है। अब देखिए चैप्टर है हमारा आवारा मसीहा दिशहारा। इस चैप्टर का सारांश की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो पैराग्राफ है वो ये वाला है। इसमें आपके कम से कम 10 या 11 पैराग्राफ हैं। सबसे पहले आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक महान कथाकार शरत चंद्र, कौन से हैं, शरत चंद्र की, तो यहाँ पे हम इनका नाम पढ़ेंगे चंद्र जी। ठीक है, चंद्र की जीवनी है। इसके लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, यह पाठ आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशहारा का अंश है। इसमें लेखक ने शरत चंद्र के बचपन से किशोर अवस्था तक के जीवन के विविध पहलुओं को इस प्रकार वर्णित किया है जिससे बचपन के शरारतों में भी शरत के अत्यंत संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। उनके रचना संसार के समस्त पात्र वस्तुतः उनके वास्तविक जीवन के ही पात्र हैं। यानी कि हम इसमें शरत चंद्र के जीवन के किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक के सारे अंशों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अंश आता है ये वाला। शरत के पिता जो थे वो यायावर प्रवृत्ति के, यायावर मतलब कि घूम कर रहने वाले, एक जगह पर नहीं रहते थे। वे कभी भी एक जगह बनकर नहीं रहे। उन्होंने कई नौकरियां की, मतलब बहुत सारी नौकरियां की भी और बहुत सारी नौकरियां छोड़ी भी। वे कहानी, नाटक, उपन्यास आदि रचनाएं लिखना तो प्रारंभ करते, किंतु उनका शिल्पी मन किसी दास्ता को स्वीकार नहीं कर पाता था, इसलिए रचनाएं पूर्ण नहीं हो पाती थी। यानी कि वो कहानी, नाटक, उपन्यास तो लिखना चाहते थे, लेकिन उनका जो मन था, शिल्पी मन, यानी कि उनका मन एक चीज़ में करने में नहीं लगता था। ठीक है, इसीलिए वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाता था और उनकी कोई भी रचना वो लिखते थे वो पूर्ण नहीं हो पाती थी। जब पारिवारिक भरण पोषण असंभव हो गया तब शरत की माता सह परिवार अपने पिता के घर आ गई। यानी कि जब पारिवारिक भरण पोषण एक तरह से असंभव हो गया तो शरत की जो माता थी वो अपने पूरे परिवार को लेकर अपने पिताजी के घर आ गई और वहाँ पे रहने लगी। ठीक है, भागलपुर विद्यालय में सीता वनवास, भागलपुर का विद्यालय है जिसमें सीता वनवास, चारुपेट, सद्भाव गुरु तथा प्रकांड व्याकरण इत्यादि पढ़ाया जाता था। प्रतिदिन जो थे वो पंडित जी सामने परीक्षा देनी पड़ती थी और विफल होने पर दंड भोगना पड़ता था।
तब लेखक को लगता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाना ही है। यानी कि इस चैप्टर में लेखक को कब यह एहसास हुआ कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य को दुख पहुंचाना है, तब जब उसका भागलपुर के विद्यालय में उसका एडमिशन हुआ, वहाँ पे वो पढ़ने गया और प्रतिदिन जो पंडित जी थे उनके सामने एक परीक्षा होती थी, डेली होती थी। अगर आप उसका आंसर देने में विफल हो जाते हैं तो आपको वो डंडे मारते थे, यानी कि सज़ा देते थे। ठीक है, तो इस दौरान लेखक को लगा कि ये जो इतिहास है, ठीक है, इन सभी का उद्देश्य लेखक को मतलब कि लोगों को चोट पहुंचाना है। नाना के घर में शरद का लालन पोषण अनुशासित रीति और नियमों के अनुसार होने लगा। यानी कि नाना के घर में उसके, यानी कि माता के जो पिता हैं, सिंपल सी बात है, वो तो नाना ही होंगे। तो नाना के घर में शरद का लालन पोषण अनुशासित रीति नियमों के अनुसार होने लगा। घर में बाल सुलभ शरारतों पर भी कठोर दंड दिया जाता था। यानी कि अगर वो बच्चा था हालांकि, लेकिन अगर उन्हें वो शरारत करते थे तो उन्हें उस पर भी दंड दिया जाता, जैसा कि आज के हम अपने घरों में भी देखते हैं। नाना के विचारों से बच्चों को केवल पढ़ने का अधिकार था। यानी कि नाना का विचार केवल यही था कि बच्चों को केवल पढ़ना ही चाहिए। प्यार और आदत से उनका जीवन नष्ट हो जाता है। यानी कि बच्चों को अगर हम प्यार करेंगे, उनको आदत सिखाएंगे, तो ये इन सबसे उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। वहाँ सृजनात्मक के कार्य भी लुक छिपकर करने पड़ते थे। यानी कि किसी को कोई हंसी की बुक पढ़ना पसंद, जैसे चंद्रकांता वगैरह हो गया, कोई रहस्यमय बुक पढ़ना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, टीवी देखना पसंद है। उसमें टीवी तो था नहीं, तो अगर ये उनका कोई भी सृजनात्मक कार्य करना है तो वो एक दूसरे से छिपकर करते थे, खास करके नाना और माता जी से। ठीक है, उसके बाद शरद को घर में निषिद्ध कार्यों को करने के विशेष आनंद आता था। यानी कि वो कार्य जो नाना के द्वारा कहे गए कि नहीं करने, वही कार्य शरदचंद्र करते थे और उन्हें उसमें आनंद मिलता था। निषिद्ध कार्यों को करने में उन्हें स्वतंत्रता का तथा जीवन में ताजगी का अनुभव होता था। यानी कि मान लीजिए आपको कहा गया कि आप घर से बाहर नहीं जा सकें, आपको खेलना नहीं, आपके माता पिता कहते हैं, लेकिन आप वो करेंगे तो आपको एक तो बहुत खुशी होगी, आनंद आएगा और आपको लगेगा वाह भाई वाह, मैं तो एकदम स्वतंत्र हो गया हूँ, वाह क्या ताजगी का अनुभव हो रहा है। तो इस तरह से इसे भी ऐसा लगता था। शरद को पशु पक्षी पालना, तितली पकड़ना, उपवन लगाना, नदियाँ तालों में मछलियाँ पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और बाग में फूल चुराना, ये सारी की सारी चीज़ें अति प्रिय थी। यानी कि लेखक की जो किशोर अवस्था है, लेखक नहीं सॉरी शरदचंद्र की जो किशोर अवस्था है, उसकी यहाँ पे कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया जा रहा है, कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें उनके बारे में बताया जा रहा है, गतिविधियों के बारे में। क्या है? पशु पक्षी को पालना, तितली को पकड़ना, यानी पेड़ लगाना, नदियाँ तालाब से मछलियाँ पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना और फूल चुराना बाग से। ठीक है, ये सारी उसकी जो दिल को छू जाने वाली गतिविधियाँ थी उसके बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद अगला आता है कि शरद और उनके पिता मोतीलाल दोनों के स्वभाव में काफ़ी समान थे। यानी कि जो शरद है और उसके पिता जो थे, एक तो उनके नाना थे और दूसरे उनके पिता मोतीलाल, इन दोनों के स्वभाव में काफ़ी समानता थे। वे दोनों साहित्य प्रेमी थे, सौंदर्य बोध था उनमें, प्रकृति प्रेमी थे, संवेदनशील तथा कल्पनाशील और यायावर यानी कि घुमक्कड़ प्रकृति थे। यानी कि जिस तरह से शरद को साहित्य पसंद था, सौंदर्य पसंद था, प्रकृति से प्रेम था, संवेदनशील थे, कल्पनाशील थे, वैसे उसके पिता भी ऐसे ही थे। ठीक है, कभी कभी शरद को किसी को कुछ बताए बिना गायब हो जाता है। यानी कि कभी कभी जो शरद है वो किसी को, घर में किसी को कुछ नहीं बताया और गायब हो जाता था। पूछे जाने पर वह बताता था कि तपोवन गया था। वस्तुतः तपोवन लताओं से घिरा गंगा नदी के तट पर एक स्थान था जहाँ शरद सौंदर्य उपासना करता था। यानी कि जब वो घर से गायब हो जाता था किसी को बिना बताए हुए, और जब वापस आता था कोई पूछता था कहाँ गया था भाई तू, तो वो कहता था कि मैं तपोवन गया था। अब ये तपोवन क्या है? तपोवन जो है लताओं से घिरा गंगा नदी के तट पर एक स्थान है जहाँ पर शरद वहाँ पे सौंदर्य को देखने के लिए जाता था। यानी कि प्राकृतिक जो नेचुरलिटी है उसको देखने के लिए जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला आता कि अघोरनाथ अधिकारी के साथ गंगा तट जाते हुए शरद ने जब अपने अंधे पति की मृत्यु पर एक गरीब स्त्री को रुदन का करुणा स्वर सुना तो शरद ने कहा कि दुखी लोग अमीर आदमियों की तरह दिखावे के लिए जोर जोर से नहीं रोते। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कहना है जो शरदचंद्र हैं कि जब वो अघोरनाथ अधिकारी के साथ में गंगा तट जाते हुए जो शरद है, वो एक महिला जो होती है वो रो रही होती है अपने अंधे पति की मृत्यु पर। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है जो शरद है वो कहता है
कि जो दुखी लोग होते हैं ना, वो अमीर आदमी की तरह दिखावे के लिए ज़ोर ज़ोर से नहीं रोया करते, ठीक है। उनका स्वर तो प्राणों तक को वेध जाता है, यह सचमुच का रोना है। छोटे से बालक के मुख से रुदन की ऐसी सूक्ष्म व्याख्या सुनकर अघोरनाथ के एक मित्र ने भविष्यवाणी की थी कि जो बालक अभी से रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है, वह भविष्य में अपना नाम ऊंचा करेगा। अघोरनाथ के मित्र की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। यानी कि जब वो स्त्री रो रही होती है और ये शरत अपनी टिप्पणी करता है, तो उस टिप्पणी को सुनकर जो अघोरनाथ होते हैं उसका एक मित्र भविष्यवाणी करता है कि जिस बालक को इस रोने के प्रति इतनी सारी विभिन्न रूपों की पहचान है, ये भविष्य में जाके अपना नाम रोशन जरूर करेगा। और अघोरनाथ के उस मित्र की बात भविष्य में यह सच साबित भी हुई। अब ये कैसे साबित हुई उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, शरत के स्कूल में एक छोटा सा पुस्तकालय था। यानी कि अब हम शरत के स्कूल की बात करें तो शरत का जो स्कूल था उसमें एक छोटा सा पुस्तकालय था। शरत के पुस्तकालय का सारा साहित्य पढ़ डाला था। यानी कि शरत ने पुस्तकालय में जितनी भी किताबें थी सारी किताबों को पढ़ डाला था। व्यक्तियों के मन के भाव को जानने में शरत का महारत हासिल थी, पर नाना के घर में उसकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई नहीं था। शरत छोटे नाना की पत्नी कुसुम कामिनी से अपना गुरु मानते रहते थे। यानी कि देखिए, शरत के स्कूल के जो पुस्तकालय था उसकी जितनी भी पुस्तकें थी, लाइब्रेरी की जितनी किताबें थी, उसको सारी पढ़ लिया था। और व्यक्ति के मन में, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो शरत अपने मन में जान लेता था। उसे इस चीज़ में महारत हासिल हो चुकी थी। हालांकि उसके घर में उसकी प्रतिभा को कोई भी पहचानता नहीं था। शरत छोटे नाना की, जो शरत है उसके छोटे नाना जो थे, उनकी पत्नी कुसुम कामनी को अपने गुरु मानते थे। क्यों मानते थे उसके बारे में देखिए। नाना के परिवार की, यानी कि देखिए ये जो कुसुम कामनी थी, शरत के जो छोटे नाना थे, उसकी पत्नी, ये उससे अपना ये गुरु मानते थे। क्यों मानते थे ये नहीं बताया गया है, ठीक है। नानी के परिवार की आर्थिक हालात खराब होने पर शरत के परिवार के देवानंदपुर लौटकर वापस आना पड़ा। यानी कि नाना के परिवार की जो स्थिति खराब हो गई तो शरत का जो परिवार था वो वापस से अपने देवानंदपुर गांव में लौट आया। मित्र की बहन धीरू कालांतर में देवदास की पारो, श्रीकांत की रागलक्ष्मी, बड़ी दीदी की माधवी के रूप में उभरी। यानी कि मित्र की जो बहन थी धीरू, वो अभी देवदास की पारो के रूप में, श्रीकांत की राजलक्ष्मी, बड़ी दीदी की माधवी के रूप में सामने आई थी, ठीक है। शरत को कहानी लिखने की प्रेरणा अपने पिता की अलमारी में रखी हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसी पुस्तकों से मिली। यानी कि शरत को कहानी लिखने की प्रेरणा उसके जो पिता की अलमारी थी उसमें हरिदास की गुप्त बातें, ठीक है, भवानी पाठ, ये सारी जब पुस्तकें मिली, उसने पढ़ा, उसको जाना, तो उसने भी पुस्तकें लिखना स्टार्ट किया। इस अलमारी में उन्हें पिता द्वारा लिखी अधूरी रचनाएं भी मिली। यानी कि कुछ रचनाएं ऐसी मिली जो उसके पिता की अधूरी रचनाएं थी। आपको बताया था मैंने क्यों, क्योंकि उनका मन एक जगह नहीं लगता था, इसलिए जो रचनाएं लिखते थे कभी पूरी होती थी कभी नहीं, तो वो उसे ऐसा ही छोड़ देते थे, ठीक है। तो अधूरी रचनाएं भी उसके पिता की मिली शरत को, जिन्होंने शरत के लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि उसने प्रेरित किया लेखक को कि तुझे ये लिखना चाहिए। शरत ने अपनी रचनाओं में अपने जीवन की कई घटनाओं एवं पात्रों को सजीव किया है। यानी कि शरत ने अपने रचनाओं में अपने जीवन की कई घटनाओं एवं पात्रों को जीवित किया है। कैसे किया है वो इनकी कहानी से हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद बस आपकी 2-5 मिनट और लगेगा, आपकी जो वीडियो वो ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं कि शरत में कहानी गढ़कर सुनाने की जमजात प्रतिभा थी। यानी कि शरत किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को कहानी के साथ सुना सकता था, जो कि उसकी जन्मजात प्रतिभा थी। वह 15 वर्ष की आयु में इस कला में पारंगत होकर गांव में विख्यात हो चुका था। यानी कि जब वह 15 वर्ष का था तब उसे इस प्रतिभा में विख्यात होकर, इस कला में विख्यात होकर गांव में विख्यात हो चुका था। गांव के जमींदार गोपाल दत्त मुंशी के पुत्र अतुल चंद्र ने उसे कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। अतुल चंद्र शरत को थिएटर दिखाने कलकत्ता ले जाता और शरत से उसकी कहानी लिखने को कहता। शरत ऐसी कहानियाँ लिखता कि अतुल चकित रह जाता। अतुल के लिए कहानियाँ लिखते लिखते शरत ने मौलिक कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया। यानी कि गोपाल दत्त मुंशी के जो पुत्र था अतुल चंद्र, उसने लेखक जो
और शरद था उसे अपनी कहानियाँ लिखने के लिए कहा और वो कलकत्ता उसे ले जाया करता था। जो शरद था वो ऐसी कहानियाँ लिख देता था कि अतुल चकित रह जाता था। अतुल के लिए कहानियाँ लिखते लिखते शरद ने खुद अपने लिए कहानियाँ स्टार्ट की और मौलिक जो कहानियाँ थे उनको लिखना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद एक ये पैराग्राफ बताएं, उसके बाद एक और छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म कि शरद का कुछ समय डेहरी आन सोन नामक स्थान पर बीता। यानी कि शरद का कुछ समय डेहरी आन सोन नामक स्थान है वहाँ पर बीता था। शरद ने गृहदा उपन्यास में, शरद के द्वारा जो गृहदा उपन्यास लिखा गया है, इस स्थान को अमर कर दिया, क्योंकि इस स्थान के बारे में उसने अपने इस उपन्यास गृहदा में लिखा है। श्रीकांत उपन्यास का नायक श्रीकांत स्वयं शरद है। यानी कि उसने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है श्रीकांत, जिसका नायक श्रीकांत स्वयं यानी कि शरद है। काशीनाथ कहानी का नायक उनका गुरुपुत्र है, यानी कि कुसुम कामिनी का बेटा है, जो शरद का घनिष्ठ मित्र था। लंबी यात्रा के दौरान परिचय में आई विधवा स्त्री को लेखक ने चरित्रहीन उपन्यास में जीवांत किया है। यानी कि उस दौरान जब उसके एक मित्र था अघोरीनाथ जो भी था, ठीक है, तो उसके मित्र ने जब भी भविष्यवाणी की थी तो उस समय जो स्त्री रो रही थी उस स्त्री को चरित्रहीन उपन्यास में इसने जीवांत किया है। विलासी कहानी के सभी पात्र कहीं ना कहीं लेखक से जुड़े हैं। सुभद्रा में हारून बाबू के रूप में अपने पिता मोतीलाल की छवि को उकेरा है। यानी कि सुभद्रा उपन्यास जो लिखा है उसमें हारून बाबू के रूप में उसने अपने पिता मोतीलाल की जो छवि है उसको उकेरा है। श्रीकांत और विलासी रचनाओं में सांपों को वश में करने की घटना शरद का अपना अनुभव है। तपोवन की घटना ने शरद को सौंदर्य उपासक बना दिया था। ठीक है, लास्ट पॉइंट बचता है इस वीडियो का, वो ये है कि देवनंद गांव में शरद चंद्र का संघर्ष और कल्पना से परिचय हुआ। बातें उनकी साधना की नींव थी, इसलिए शरद चंद्र कभी भी देवानंद गांव के ऋण से मुक्त नहीं हो पाया। यानी कि उस गांव ने ही उसे अपनी प्रतिभा, उसके अपनी ज़रूरतों का याद दिलाया। ठीक है, तभी से उसने उपन्यास लिखना शुरू किया, कहानी लिखना शुरू किया। इसीलिए वो उस देवानंद गांव का ऋण कभी भी अपने जीवन में नहीं चुका सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा चैप्टर आवारा मसीहा दिशाहारा। ठीक है, जो कि एक कहानी थी शरद चंद्र एक छोटे से लेखक की। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, आपको जो चैप्टर वो समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।